आज है 19 नवंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने लिया अहम निर्णय, भूमि अधिग्रहण मुआवजे में 10% की बढ़ोतरी। 10% बढ़ोतरी से सुलझेंगी परियोजना बाधाएं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने हेडमास्टरों को दिया पावर, शिक्षकों की शिकायत अब सीधे विभाग से। शिक्षकों और छात्रों पर नियमों का पालन करना अनिवार्य। अपर मुख्य सचिव ने दिया नया निर्देश, भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन करे पूरा। 31 दिसंबर तक काम निपटाने का आदेश। बिहार सरकार ने जनता से मांगे सुझाव, सड़क निर्माण पर जनता से मांगे सुझाव। जानिए नीतीश सरकार का क्या है प्लान। वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए आकाश चोपड़ा, बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जमकर की तारीफ। जानिए वैभव सूर्यवंशी को आखिर क्यों किया जा रहा है सर्च। अब साइबर धोखाधड़ी पर लगेगा लगाम, 6 अंकों के नंबर से बैंक से आएगा कॉल्स। प्रमुख बैंकों में ये नियम जल्द होंगे लागू। 22 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बयान, कहा पंत है कोहली के बाद सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटर। रेलवे ने ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती अभियान विभिन्न लेवल्स 1, 2, 3, 4 और 5 के पदों के लिए आयोजित किया जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 15 नवंबर 2024 से शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 14 दिसंबर 2024। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पदों की शैक्षिक योग्यता की बात करें तो लेवल 4 या 5 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेवल 2 या 3 के लिए कक्षा 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा पास, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और एक अप्रेंटिसशिप कोर्स पूरा किया होना चाहिए। लेवल 1 के लिए कक्षा 10वीं ITI पास या इसके समकक्ष परीक्षा या NCBT द्वारा प्रदान किया गया ANSE सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अहम निर्णय लिया है। अब भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए हर साल भूमि के दाम में 10% की बढ़ोतरी मानकर मुआवजा तय किया जाएगा। इस निर्णय का पहला उदाहरण कैमूर जिले में देखा जाएगा, जहां बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए जमीन मालिकों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। राज्य में 75 बड़ी परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में बाधाओं के कारण रुकी हुई है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल हैं। अब ये कदम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में मदद करेगा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने हेडमास्टर्स को अधिकार दिया है कि वे किसी भी शिक्षक की लापरवाही या निर्देशों का उल्लंघन होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शिक्षक या छात्र सरकारी नियमों का पालन नहीं करता है तो हेडमास्टर को उसकी शिकायत शिक्षा विभाग से करना है। साथ ही उन्होंने गुटबाजी की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब लोग अपनी पसंद के अनुसार सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए सुझाव दे पाएंगे। पथ निर्माण विभाग जल्द ही एक मोबाइल नंबर जारी करेगा, जिस पर लोग अपने सुझाव सीधे दे सकेंगे। इस फैसले के पीछे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का मानना है कि सड़कों के निर्माण में जनता की भागीदारी बढ़नी चाहिए। प्रत्येक सड़क की शुरुआत और अंत में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें विभाग द्वारा जनता से सुझाव लेने की अपील की जाएगी और मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी होंगी। इस काम की निगरानी के लिए 3 मुख्य अभियंताओं को जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बीते दिन भू अर्जन निदेशालय की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से आम लोगों की समस्याओं के समाधान पर जोर देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ उपलब्धियों के आंकड़े जुटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं के त्वरित समाधान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कुछ जिलों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी पर उन्होंने कहा कि इन पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। साथ ही भू अर्जन निदेशालय द्वारा विकसित MIS पोर्टल के संचालन को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ये पोर्टल जिला स्तर पर भू अर्जन कामों की त्वरित जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक सभी भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन पूरा किया जाए। करीब 60 साल पहले अमेरिका भेजी गई मिथिला पेंटिंग्स अब बिहार वापस आ रही है। बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि इन 113 पेंटिंग्स को जल्द ही बिहार संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। पेंटिंग्स को लाने में संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की भूमिका रही है। ये पेंटिंग्स जो है 1980 के दशक में डेविड नामक अमेरिकी कलाकार के एथनिक आर्ट फाउंडेशन द्वारा खरीदी गई थी, जिसमें भारतीय और विदेशी कलाकारों की पेंटिंग्स शामिल थी। इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी बिहार वासियों को राज्य की समृद्ध कला और सभ्यता से परिचित कराएगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब से बैंकों द्वारा भेजे जाने वाले कॉल और संदेशों में एक विशेष 6 अंकों का नंबर होगा, जिससे ग्राहक आसानी से पहचान सकेंगे कि ये संदेश वास्तव में बैंक से आया है। इस कदम से बैंकों के अलग अलग नंबरों का गलत फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों के लिए ये नया नियम जल्द ही लागू होगा। बिहार सरकार ने राज्य के 8 जिलों में स्थित 9 विश्वविद्यालयों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए विशेष छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल से छात्रों को विश्वविद्यालय के समीप रहकर अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने और बेहतर माहौल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विभाग के अनुसार इन छात्रावासों का निर्माण जल्द ही शुरू होगा और सभी में अस्थायी छात्रावास प्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे। राज्य में पहले से 38 जिलों में छात्रावास चल रहे हैं और कई अन्य जिलों में भी निर्माण काम जारी है। बिहार के समस्तीपुर जिले के 13 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी काबिलियत से सबका ध्यान खींचा है। महज 12 साल 284 दिन की उम्र में रणजी क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से उनकी चर्चा जो है हर जगह हो रही है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी उनके फैन बन गए हैं और वैभव की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब वैभव IPL 2025 के मेगा ऑक्शन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जहां इनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए है। खास बात यह है कि वैभव का नाम विराट कोहली, धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों से भी ज्यादा सर्च किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने STET 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल STET परीक्षा में कुल 4,23,822 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 2,97,747 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बता दें STET 2024 की 2 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित की गई थी, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कक्षा 9 और 10 के लिए था, उसमें 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 1,94,697 अभ्यर्थी पास हुए। वही पेपर 2 जो कक्षा 11 और 12 के लिए था, उसमें 29 विषयों की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 1,03,050 अभ्यर्थी सफल रहे। अब ये सफल अभ्यर्थी TRE 4 के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कृषि भवन में आयोजित बैठक में राज्य की विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में परंपरागत कृषि विकास, जैविक खेती, बीज ग्राम योजना और दलहन फसल प्रोत्साहन योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने मिट्टी जांच प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जैविक खेती पर जोर देते हुए किसानों की भलाई के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने की बात कही। साथ ही भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय भवनों को सड़क से जोड़ने का कार्य मार्च 2025 तक पूरा करने का आदेश दिया। राजधानी पटना में ई चालान के तहत 3 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने अभी तक अपनी दंड राशि जो है जमा नहीं किया है। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले वाहन मालिक भी शामिल हैं। अब इस मामले में परिवहन विभाग सख्ती बरतने की तैयारी में है। दंड राशि नहीं जमा करने वाले वाहन मालिकों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी गई है और व्यावसायिक वाहनों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हालांकि निजी वाहन स्वामियों को फिलहाल राहत मिली हुई है, लेकिन उन्हें भी वाहन जांच अभियान के दौरान पकड़ा जा रहा है और दंड लगाया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने बताया कि चालान कटने के बाद दंड राशि का भुगतान करना बेहद जरूरी है। बिहार सरकार ने जमीन कब्जे के मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व विभाग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति या जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वही कब्जा अगर हथियारों के बल पर किया गया तो IPC की धारा 126 के तहत मामला दर्ज होगा और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत नहीं मिलेगी और 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा पुलिस को पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने के आदेश भी दिए गए हैं। सरकार का ये कदम भूमि विवादों पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। राज्य में 21वीं पशु गणना की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होगी, जो 28 फरवरी 2025 तक पूरी की जाएगी। जून 2025 तक गणना की रिपोर्ट जारी होने की संभावना है। गणना के बाद केंद्र और राज्य के अधिकारी आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और त्रुटियों से बचने के लिए कई स्तरों पर जांच की जाएगी। पशु गणना के लिए राष्ट्रीय ऐप पर सभी गांवों और वार्डों की सूची अपलोड कर दी गई है। इस काम के लिए 7,058 परगणक, 1,320 पर्यवेक्षक, 38 जिला नोडल और 1 राज्य नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिलों में परगणकों को 20 नवंबर तक गांव या वार्डों का आवंटन किया जाएगा, जिसमें सुधार की अंतिम तिथि जो है 22 नवंबर है।
बेगूसराय और मोकामा के बीच स्थित सिमरिया पुल पर मरम्मत काम के चलते आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। एम्बुलेंस को छोड़कर अन्य वाहनों को पुल से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ये काम पहले 2 नवंबर को होने वाला था, लेकिन छठ पूजा के दौरान बढ़ी भीड़ के कारण इसे टाल दिया गया था। मरम्मत काम कर रही एजेंसी एसपी सिंगला की प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि स्पे नंबर 13 सिमरिया साइड में 122 मीटर की ढलाई का काम होगा, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप रहेगा।